तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तो आपको क्या करना है, मेहनत करना है, वरना आपकी निगाहें हमेशा मंजिल को तरसती रह जाएंगी। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो आज का नया टॉपिक है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कक्षा 10 का रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इनको समझने से पहले हम दो चीज़ें समझ लेते हैं कक्षा 9 की। वह क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यानी परिवर्तन होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के विज्ञान के हिसाब से, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिएगा, जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। तो पदार्थ के अगर भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है तो उसे कौन सा परिवर्तन कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और इसमें होता क्या है, इसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक गुणों का मतलब क्या है, भौतिक अवस्था का परिवर्तन। जैसे भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तीन हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की इन्हीं तीनों अवस्थाओं में एक का दूसरे में, दूसरे का जैसे इसी का ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस, इसी का आपस में परिवर्तन जो होगा, यह कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन। आकार बदल देना, जैसे गुब्बारा है उसको फुला देना, फिर उसमें से हवा निकाल देना, यह सभी कौन से परिवर्तन होंगे, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में देखिए कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। अब गुब्बारे को फुलाए हैं तो गुब्बारा ही है, उसमें नया पदार्थ कोई बना नहीं बना। जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए, कागज़ को फाड़ दिए, कागज़ को जब फाड़े हैं तो हमें कागज़ ही पुनः प्राप्त हुआ है, नया कोई चीज़ तो बना नहीं है। जो कागज़ में लिखने का गुण था, यानी कि उस पर हम लिख सकते थे, और फाड़ने के बाद भी उस पर हम लिख सकते हैं, यानी उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो याद रखेंगे, नया पदार्थ नहीं बनता है कब, जब परिवर्तन भौतिक होता है। अब आइए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन। तो रासायनिक गुण जब बदलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कागज़ को जब जला देंगे तो उसका मूल गुण था, उस पर हम लिख सकते थे, क्या अब हम लिख पाएंगे, नहीं, अब तो राख हो गया, उसका तिलक लगा सकते हैं बस। देखिए, और दूध का फटना, तो पहले चाय बना पा रहे थे, अब चाय फटे हुए दूध से पनीर बना पाएंगे, चाय तो बना नहीं पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यानी जब दूध फटा है तो पनीर बना है, पनीर एक नया पदार्थ है। तो यानी जो मूल गुण था इसका, मूल गुण जो था पदार्थ से भिन्न है। यानी कि दूध जब फटा है, पनीर बना है, तो उस दूध का जो गुण था अब पनीर के गुण से क्या है, भिन्न है। यानी कि पनीर का गुण कह सकते हैं, पनीर का गुण भिन्न है दूध से। ठीक, तो एक बार और समझ लीजिए कैसे कैसे है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे भौतिक अवस्था में और आकार में परिवर्तन। ठीक, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछे किसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगर कोई पूछे रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो कह देंगे हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे देखिए, रासायनिक परिवर्तन के नीचे हमने लिखा है रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा संपन्न। तो जब भी रासायनिक परिवर्तन किसी भी प्रकार का होगा तो वहाँ पे रासायनिक अपक्रियाएं कार्यरत होंगी, बिना रासायनिक अपक्रियाओं के रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, जैसे दूध है, दूध फटा क्यों, तो या फिर पनीर बनाने की कोशिश हम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डालेंगे, तो ठीक है, एसिड टाइप कुछ भी होगा, देखिए हल्का। तो यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या करवाया, रिएक्शन करवाया, यानी रासायनिक अपक्रिया करवाई। तो वहाँ पे क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन से क्या मिला, एक नया पदार्थ मिला, और वहीं पे हम कहेंगे यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ, और इसके फलस्वरूप हुआ, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप। तो आइए पहले समझते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। रासायनिक अपक्रिया
केमिकल रिएक्शंस। सिंपल सी परिभाषा देखिए, पहले तो इसके लिए दो चीजों को जान लीजिए। वह दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक अभिकारक क्या होता है और एक उत्पाद क्या होता है। ठीक, तो पहले अभिकारक जानिए क्या है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यहां से भाग नहीं जाते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। दूसरा, उत्पाद किसे कहते हैं, यानी प्रोडक्ट, और इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो उत्पाद किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा अगर हम बनाने की कोशिश करें तो क्या बन जाएगी? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया। अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया की अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब H2 प्लस O2 मिला तो क्या बन गया? H2O। संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यह वाला पक्ष जो कहलाता है इसे बोलते हैं अभिकारक पक्ष। यह अभिकारक, और यह जो बना है यह क्या है? यह है उत्पाद। ठीक, तो जो यह बीच में लगा है एरो, एरो के पहले वाले सभी क्या कहलाते हैं? अभिकारक। एरो के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो याद रखिएगा, अभिकारक कौन है? जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। उत्पाद कौन है? जो अभिक्रिया में बन रहे हैं। तो बनने वाला पदार्थ है उत्पाद, और जो भाग ले रहे हैं वो कौन से पदार्थ हैं? अभिकारक। ठीक, तो अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकारक और दो परिभाषाएं और मिल गई, उत्पाद। ठीक, और यहाँ पे आगे देखिए, रासायनिक जितनी अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, उन्हें दर्शाने के लिए कुछ प्रतीकों का, उन्हें दिखाने के लिए प्रतीकों द्वारा, एक यहीं पे समझ लेते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को या रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकों द्वारा संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकों द्वारा संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया का जो हमने पीछे उदाहरण लिखा था, क्या लिखा था? H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना दिया था? H2O। यहाँ पे 2 लग गया था, यहाँ पर 2 लग गया था। यह वाला देखिए, हमने यहाँ पे H2 माने हाइड्रोजन गैस नहीं लिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं लिखा, यहाँ पे जल नहीं लिखा, हमने केवल उनके प्रतीक इस्तेमाल किए हैं। इन्हीं प्रतीकों द्वारा जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शा देते हैं तो हम उन्हें कहते हैं रासायनिक समीकरण।
तो संक्षिप्त रूप में लाने की प्रक्रिया जो है वही क्या है, रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हो सकते हैं, देखिए ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है मूल रासायनिक समीकरण, मूल रासायनिक समीकरण, और दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, मूल रासायनिक समीकरण जो मूलतः प्राप्त हो जाते हैं उन्हें मूल रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मूल रूप में जो लिखे हों, जैसे H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है H2O2, यहाँ देखिए परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान नहीं है। जैसे हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 1। जब हम इसे मूल रूप में लिख देते हैं केवल, तो इसे कहते हैं मूल रासायनिक समीकरण या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, मूल रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे, इसी को हम यह भी लिखे थे अभी अभी, H2 प्लस O2 बना था 2H2O। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, 2 दूनी 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितना है, 2 है। तो इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। मूल रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान भी हो सकती है या प्रायः क्या होती है, असमान होती है। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा, प्रायः नहीं, हमेशा परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ जो होगी समान होगी। ठीक है, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ से जब भी मूल रासायनिक समीकरण दिया होगा तो उन्हें हम संतुलित करने की कोशिश करेंगे। और संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि एक नियम आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अगर कोई पूछे समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, तो उसके पीछे जो नियम लागू होता है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो यह बताता है कि अभिक्रिया से पहले परमाणुओं की कुल संख्या और अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की कुल संख्या क्या होगी, दोनों समान होगी। या इसी को कहते हैं अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान समान रहता है। तो हम इसी के कारण इनको संतुलित समीकरण में बदलते हैं, और संतुलित करने के लिए एक वीडियो बनाया है, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार। तो कई प्रकार हैं, जैसे एक है संयोजन अभिक्रिया, अभी नाम लिखते हैं पहले कौन कौन सी पढ़नी है। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के भी 3 प्रकार मिल जाएंगे आपको, उष्मीय वियोजन, ठीक है, और प्रकाश वियोजन, और एक है विद्युत वियोजन। तो उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और एक है प्रकाश वियोजन। ठीक, और उसमें वियोजन को ही कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, नाम जान लीजिए अभी। तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया, इसे से मिलती जुलती एक अभिक्रिया और रहेगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसी को हम नाम देंगे द्विअपघटन अभिक्रिया। ठीक है, एक और पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया,
और पढ़ेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया, और है उदासीनीकरण के बाद ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, और पढ़ेंगे उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। और है एक पढ़ लेंगे हम लोग जिसे कहेंगे प्रकाशिक अपक्रिया। इसी के अंतर्गत आता है प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। ठीक है, 10वां देखिए, हम लोग पढ़ेंगे एक उपचयन अपक्रिया और एक पढ़ेंगे अपचयन अपक्रिया, और जो इन लोगों को सम्मिलित करके आती है वह आती है रेडॉक्स अपक्रिया। तो इसका नाम ललका बैल नहीं है, इसका नाम है रेडॉक्स। यह दोनों को मिला के बनती है, ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। और यह देखिए, अब एक एक को यहीं शुरू करते हैं, एक एक अपक्रिया को उठाते हैं और पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले उठाते हैं संयोजन अपक्रिया। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अपक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यह क्या है, तो आपको पता है कि अभिकारक मिलकर ही क्या बनाते हैं, उत्पाद, या अभिकारक टूटकर उत्पाद बना सकते हैं। तो अभिकारक से ही क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो संयोजन का मतलब होता है मिलना। जैसे अगर विवाह होता है दो लोगों का, तो उसमें क्या होता है, ए और बी मिलकर एक घर में आ जाते हैं, ठीक है। यानी इसे हम बोल देंगे शादी रिएक्शन, तो भी ठीक है। तो दो या दो से अधिक, परिभाषा क्या बनेगी, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर, बताइए अभिकारक मिलेंगे तो क्या बनेगा, उत्पाद। तो परस्पर मिलकर एक ठे उत्पाद बनाए, यानी एकल उत्पाद, उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक। जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर हम ले लें, जैसे अभी आपने देखा था ना, H2 देखा था और प्लस O2 देखा था, और बना क्या था, H2O संतुलित में लिखेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभिकारक में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और यहाँ पे बन कितना रहा, उत्पाद 1। तो जब 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाए तो हम उसे क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। एक उदाहरण और देखिए, H2 और Cl2, यह दोनों गैसें मिलकर क्या बना देंगी, HCl अम्ल, और यहाँ पे संतुलित करने के लिए 2 लगा सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन जब मिल जाएंगे तो यह क्या बना लेंगे, CO2। संतुलित करना चाहें तो क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, संतुलित है, ठीक। तो यह हो गया आपकी संयोजन अपक्रिया। कैसे याद रख लेंगे, विवाह के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। अगर तलाक होगा तब क्या हो जाएगा, तो दोनों लोग अपने अपने घर अलग अलग हो जाएंगे, तो ए अलग बी अलग, ठीक। अब तलाक काहे होता है, बीच में झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा जो होता है वही विशेष परिस्थिति है, ठीक। तो विशेष परिस्थिति के कारण जब अलग होंगे तो उसे ही कहेंगे वियोजन, ठीक।
आइए देखें इसे। तो दूसरी अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया, या फिर अंग्रेजी में इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, या फिर एक नाम और देते हैं अपघटन अपक्रिया। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या होता है। तो अभी जो पढ़े थे ना विवाह, यहां पे हो गया तलाक। तो एक घर से कई घर बन गए। अब जैसे यहां पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब एकल अभिकारक किसी विशेष परिस्थिति पर टूटकर और टूटेगा तो कम से कम 2 टुकड़ा होगा ही, या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाएंगे। जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे कौन सी अपक्रिया कहेंगे? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे याद रखना किसी विशेष परिस्थिति पर टूटकर। लेकिन अगर यह विशेष परिस्थिति को हटाया जाए तो संभावना यही होगी कि जिस अवस्था में पहले थे, जैसे पहले थे, मूल रूप में पहले आ जाएंगे। अपक्रिया के बंद होते ही वह मूल रूप में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब एकल अभिकारक किसी विशेष परिस्थिति पर टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे वही संयोजन वाला उठा के इसमें कर लीजिए, बस उल्टा लिख लीजिए। तो 2H2O, यह टूटेगा, क्या बनेगा? 2H2 प्लस O2। अब यहाँ बताइए दोनों, देखिए एकल अभिकारक, इधर वाला पक्ष हमेशा अभिकारक कहलाएगा। तो एकल अभिकारक टूट कर क्या उत्पाद बना दिया? 2। तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन सकते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखिए, AgCl, यह टूट जाएगा तो क्या बनाएगा? Ag प्लस Cl2। तो संतुलित करना है तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए और यहाँ पे भी 2 लगा लीजिए। तो यह देखिए संतुलित है। तो यहाँ पे भी एकल उत्पाद था, 2 उत्पाद बना लिया, तो 2 से अधिक भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यह कौन सी अपक्रिया है? वियोजन अपक्रिया। एक बार इसे देख लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, इसके बाद आते हैं अगले पर। तो आगे देखें, अगले पर आने से पहले इसी के प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए वहां पे लिखे हैं वियोजन अपक्रिया के प्रकार। वियोजन अपक्रिया कुल 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन भी बोल सकते हैं, और एक आखिरी है, क्या है? प्रकाश वियोजन। तो पहली बात तो इसकी परिभाषा आराम से याद हो जाएगी, इसमें याद करने वाली कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा क्या परिभाषा में रहेगा। देखिए जैसे कहे ऊष्मीय वियोजन, तो क्या कहेंगे? ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें जो ऊष्मा द्वारा होती है, वह वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा द्वारा होती है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं।
वह वियोजन अपक्रिया जो विद्युत द्वारा होती है या विद्युत धारा द्वारा होती है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं, और वह वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो होती है उसे प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए जैसे सभी के, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रकाश वियोजन। तो अगर अभी जो AgCl उठाया था, ठीक, AgCl को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे कौन सी रासायनिक अपक्रिया, प्रकाश वियोजन रासायनिक अपक्रिया, प्रकाश वियोजन रासायनिक अपक्रिया। यह हो गया प्रकाश वियोजन रासायनिक अपक्रिया। एक उदाहरण इसका देखिए विद्युत वियोजन का। तो विद्युत वियोजन, जैसे आपने गलित अवस्था में NaCl लिया और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, गलित अवस्था में NaCl और इसमें क्या प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा, तो Na अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। संतुलित रूप में लिखना चाहे तो यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो यह हो गया विद्युत वियोजन का उदाहरण। और एक है उष्मीय वियोजन, तो इसको देखिए। उष्मीय वियोजन में क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब इसे गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग और CO2 गैस निकलेगी, इसे कहेंगे क्या, उष्मीय वियोजन। अच्छा, यह उष्मीय वियोजन के साथ साथ और कौन सी अपक्रिया का उदाहरण हो सकता है, संयोजन या वियोजन। देखिए एकल अभिकारक है, उत्पाद द्विठ बन गया है, तो एकल अभिकारक आया है, उत्पाद द्विठ बन रहा है, यानी कि किसका उदाहरण है, टूट रहा है ना, तो वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। तो फिलहाल वियोजन अपक्रिया के प्रकार में ही पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए यह भी वियोजन अपक्रिया, यह भी वियोजन अपक्रिया। तो एक प्रकाश के कारण, एक विद्युत के कारण और एक उष्मा के कारण, ठीक। तो एक बार इसे देख लीजिए और फिर हम लोग आते हैं आगे पे। चलिए देखते हैं वियोजन के बाद विस्थापन। तो तीसरा प्रकार है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, या इसे बोलेंगे अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होगा, देखिए एक चित्र से समझाते हैं इसको। एक व्यक्ति है A जो कि बहुत बलशाली है, और एक व्यक्ति है B जो कि कम बलशाली है, और इसके पास जो है एक महल जैसा घर है। बन तो रहा झोपड़ी टाइप, लेकिन इसको महल मानिएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पास, बेचारे के पास कोई घर नहीं है। बेचारा क्या है, अभी देखिए, इसके पास कोई घर नहीं है। यह धीरे धीरे यहाँ से गुजर रहा था, देखा एक चिमिरखी आदमी है जिसके पास बहुत तगड़ा घर है, और मैं हूँ बलवान आदमी, मेरे पास घर ही नहीं है। तो यह क्या करेगा, तो इसको मारेगा धक्का, ठीक, और इसको यहाँ से हटा देगा और जाके अपने बैठ जाएगा। तो यह B को हटा देगा, तो B बेचारा अकेले हो गया, अपने घर से बेदखल हो गया, और यह A आ गया इसके घर में। तो A आ गया यहाँ पर, और यह महल किसका हो गया, अब ताकतवर व्यक्ति का, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे, यह बलवान आदमी है, और यह कैसा है, चिमिरखी है, ठीक। तो बलवान ने चिमिरखी को उसके घर से निकाल दिया और अपने खुद जाके बैठ गया। तो इसे इसी प्रकार जब अपक्रिया के रूप में देखेंगे ना, यही सेम टू सेम है विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया में जो बलवान रहेगा उसे हम कहेंगे अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व। और जो चिमिरखी रहेगा इसका मतलब कैसा, कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व। जब यह देखिए डबल के फॉर्म में पाया जाएगा, इसका मतलब क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक, ठीक। तो यहाँ पे परिभाषा कैसे बनेगी, जब अधिक क्रियाशील तत्व, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है। जब अधिक क्रियाशील तत्व
किसी यौगिक में से उसके कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और स्वयं वह उसी स्थान पर चला जाता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा लिखें, देखिए वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से उसके कम क्रियाशील तत्व को स्वयं द्वारा माने खुद हटा दे और अपने बैठ जाए, स्वयं द्वारा विस्थापित कर दे। या प्रतिस्थापित लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित कर दे। ठीक है, प्रतिस्थापित शब्द सही ज़्यादा लग रहा है, द्वारा प्रतिस्थापित कर दे, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे जो चैप्टर नंबर 3 होगा धातु और अधातु, उसमें एक सक्रियता श्रेणी बनी है, उसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है, तो उसको वहां देख लेंगे। अभी केवल उदाहरण के रूप में इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम एक अधिक क्रियाशील तत्व की सूची में आता है और कॉपर जो है कम क्रियाशील की सूची में आता है, CuSO4 रख लेते हैं। ठीक है, तो Na की क्रिया जब CuSO4 से होगी तो यह है ताकतवर यानी अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील। याद रखना है धन वाला धन को ही हटाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे यह क्या होगा, यह अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। सोडियम के सर पे जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी संयोजकता अगर हम कहें यहाँ पे होता है ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन अभी के लिए हम माने अगर संयोजकता है तो कितना होती है, प्लस। एक ही होती है तो केवल प्लस लिख के काम चला लेंगे। यहाँ पे अगर इन दोनों को देखें तो Cu के सर पे होता है +2 यानी कि 2 बार प्लस होता है, यानी 2 होती संयोजकता। और SO4 का कितना होता है, 2 माइनस। ठीक है, अब देखिए यह ताकतवर इंसान है, धन वाला धन को ही हटाएगा, याद रखना है। तो Na हटाएगा Cu को, यानी यह इसको हटा देगा तो यह किसके साथ मिल जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मिल जाएगा। तो बनाएगा कैसे, यह देखिए कैसे मिलते हैं। यहाँ पे एक समझ लीजिए थोड़ा सा चित्र। Na अगर +1 लिखा है यहाँ पे और SO4 यहाँ पे -2 लिखा है, -2 मतलब 2 माइनस और यहाँ पे 1 प्लस। ठीक, अब यह वाला हिस्सा इसके पैर में गिरता है, यह वाला हिस्सा इसके पैर में गिरता है, तो कैसे लिखेंगे इसे, Na। ठीक है, Na यहाँ पे 2 आया है तो इसके पैर में 2 लग गया। SO4 यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ऐसे यहाँ पे लिखना तभी है जब यहाँ 1 के अतिरिक्त कोई संख्या हो, तो इसे हम ऐसे भी लिख के काम चला लेंगे। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा तब, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और कौन अलग हो गया, तो Cu बेचारा अलग हो गया। अब देखिए इसके बाद बचा कौन, तो अभी बनाए थे ना Na2, इसके पैर में आया Na2, SO4 के पैर में 1 जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो SO4 Na2SO4। तो यह कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अपक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया, तो इसको एक बार देख लीजिए। ठीक, अब आइए देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो चौथा है आपका द्विविस्थापन अपक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, या फिर कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो कोई दो यौगिक होंगे, उनके मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं द्विविस्थापन का। BaCl2 प्लस BaCl2 प्लस CuSO4। अब आप लोग खुद बना के दिखाएंगे। जैसे देखिए, बताइए, यहाँ पे Ba के सर पे कितना होगा, +2, यानी कि 2 प्लस, और Cl के सर पे कितना होता है यह पता ही होगा, 1 माइनस, और यहाँ पे देखिए तोड़ेंगे, Cu के सर पे कितना आएगा, 2 प्लस, और SO4 के सर पे कितना आएगा, 2 माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, तो धन वाले अपना स्थान चेंज कर लेंगे, या कोई भी अपना स्थान चेंज कर लेगा। तो देखिए, इधर वाला धन इसके वाले ऋण के साथ, इधर वाला ऋण इसके धन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे जब मिलेगा तो यह बनेगा यह वाला हिस्सा, और इधर मिल जाएगा यह वाला हिस्सा। ठीक है, तो बताइए क्या बना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यह 2 समान हो गए, तो इनको यहीं निपटा देंगे। तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस, पहले धन वाला लिखते हैं, याद रखना है, तो पहले Cu लिखेंगे, और Cu के पैर में यहाँ से 1 जाएगा तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो केवल Cu से काम चला लेंगे। और इसके बाद Cl है, और Cl के पैर में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cl2। यह है कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो आगे देखिए, द्विविस्थापन को देखिए, 2 बार टूट के अलग हुआ ना, तो इसीलिए क्या नाम दिया गया है, उभय अपघटन अभिक्रिया। अब आइए देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए कौन सा प्रकार आ जाएगा, आपका नंबर है 5। ठीक, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, साधारण भाषा में लिखें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 विलेय पदार्थ मिलेंगे। जिसमें कितने विलेय पदार्थ मिलेंगे, 2 विलेय पदार्थ मिलेंगे, और एक अविलेय पदार्थ बन जाएगा। एक अविलेय पदार्थ बन जाएगा, और इस अविलेय पदार्थ को कहेंगे अवक्षेप। क्या कहेंगे, अवक्षेप। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो परिभाषा सुन लीजिए, ऐसे ही बोल देते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 विलेय पदार्थ मिलकर एक अविलेय पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, तथा इस अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। फिर से देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 विलेय पदार्थ मिलकर, 2 विलेय पदार्थ, या विलेय पदार्थ नहीं कहेंगे, सॉरी, 2 विलयन मिलकर,
2 बिलियन मिलकर, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 बिलियन आपस में मिलकर एक अविलेय पदार्थ बनाते हैं, उस रासायनिक अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, तथा इस अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, यहीं देखिए, AgSO4 प्लस NaCl, AgSO4 प्लस NaCl जब यह टूट के मिलेंगे तो एक तरह से द्विविस्थापन का भी काम होगा यहाँ पे। तो यह बन जाएगा Ag और यह बन जाएगा SO4। Ag के सर पे हो जाएगा 2 प्लस और इसके सर पे हो जाएगा 2 माइनस, AgSO4 और यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे रहेगा AgSO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, और Ag के सर पे होती है प्लस 1 यानी कि 1 प्लस, और यहाँ पे देखिए Cl के सर पे आ जाएगा 1 माइनस, या काली माइनस से काम चला सकते हैं, ठीक है। अब बनाइए, Ag वाला पार्ट मिल गया Cl से, ठीक। अब यहाँ पे बन गया AgCl, क्योंकि दोनों के ऊपर समान था, कोई आएगा नहीं पैर में, समान होगा तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी देखिए Na पहले लिखा जाएगा यहाँ पे, तो Na के पैर में कितना आएगा? 2, और SO4 के पैर में कितना जाएगा? यहाँ से 1 बचा है तो 1 जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AgCl जो बना है यही अवक्षेप है। क्या बना है? अवक्षेप, और इसे ही कहते हैं, इस प्रक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 विलयन आपस में मिलकर एक अविलेय पदार्थ बनाते हैं उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, तथा उस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण के रूप में यह आपके सामने है, ठीक है। अब आइए देखते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो परिभाषा क्या होगी? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें, याद रखना यह अम्ल क्षारक की रिएक्शन है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक, अम्ल व क्षारक परस्पर मिलकर लवण और जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। यानी कि अगर हम इसे लिखना चाहें शॉर्ट में, तो अम्ल और क्षारक परस्पर मिलेंगे, अम्ल और क्षारक परस्पर मिलेंगे और क्या बनेगा? लवण बनेगा, और क्या बनेगा? जल बनेगा। इस रासायनिक अपक्रिया को हम कहेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया, ठीक है। तो उदासीनीकरण अपक्रिया को उदाहरण देखिए, तो कोई अम्ल बताइए, जैसे HCl है, क्षारक कोई NaOH है। आसान काम यही है कि एक अम्ल रटना हो तो HCl और एक क्षारक रटना हो तो NaOH, क्योंकि सबसे प्रबल अम्ल है HCl और सबसे प्रबल क्षारक है NaOH। टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, यह हिस्सा जो होगा धन और ऋण वाला, धातु और धातु वाला आपस में मिल जाएंगे और बना लेंगे NaCl। क्या बना लेंगे? NaCl, और प्लस क्या बन जाएगा? H2O। तो इसे कौन सी अपक्रिया कहेंगे? यह है उदासीनीकरण अपक्रिया। देखिए NaCl क्या है? लवण है, और दूसरा क्या बना है? जल। तो अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बना रहे हैं? लवण और जल। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक परस्पर मिलकर लवण व जल बनाते हैं क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। छोटी सी अपक्रिया है, ये अगले पार्ट में मिलेगी, अगले के अगले पार्ट में भी मिलेगी, ठीक है। अब आइए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी पर। तो है नंबर 7,
उष्माक्षेपी व उष्माशोषी। तो सबसे पहले इसमें देखिए उष्माक्षेपी अपक्रिया। तो उष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? सीधा सा संबंध है, सीधा सा। देखिए क्षेपी को याद कर लीजिए, फेंकी। फेंकी माने उत्सर्जन या निकालना, फेंकना, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा को फेंका जाता है, यानी उष्मा का उत्सर्जन किया जाता है, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अगर किसी भी कार्बनिक चीज को जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगी? उष्मा निकलती है कि नहीं निकलती? निकलती है। तो सी को, अगर कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और उष्मा निकलती है। और यहाँ पे देखिएगा, जब उष्मा निकलती है तो यहाँ पे हम चिन्ह जो लगाएंगे वह रहेगा प्लस का, और यहाँ पे लिख देंगे क्या? उष्मा का। उष्मा लिख देंगे और यहाँ पे यह याद रखना है चिन्ह कौन सा लगाएंगे? प्लस वाला, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल नहीं, यह आ जाइए उष्मा शोषी पर। उष्माशोषी अभिक्रिया, इसको कैसे याद रखेंगे? शोषी को याद रख लीजिए सोखी, और सोखी का मतलब सोखना, और सोखना का मतलब अवशोषण करना, यानी इसमें क्या होगा? उष्मा का अवशोषण। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हम वियोजन में देख चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है। देखिए उष्मा दी जा रही है, इसलिए उष्मा को सोख रहा है, और यह जब उष्मा दी जा रही तो यहाँ पे क्या लग रहा है? यह टूटेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। और यहाँ पे आपको लिख लेना है, माइनस में लिखना रहेगा उष्मा, ठीक। यहाँ पे हमको लिख लेना होगा माइनस में क्या? उष्मा, या ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह रहा आपका उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। एक बार देख लीजिए, तब तक 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूं। आइए अब आगे देखते हैं। आगे कौन सी अपक्रिया है? उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी। तो नंबर 8, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। देखिए जब हम अपक्रिया में यह चिन्ह लगाते हैं तो इसका यह चिन्ह होता है अनुत्क्रमणी का, और यह जब चिन्ह लगाते हैं तो यह चिन्ह होता है उत्क्रमणी का, ठीक है। तो पहले चिन्हों की बारे में जानकारी ले लीजिए। तो यह है अनुत्क्रमणी और यह है उत्क्रमणी। लेकिन सामान्यतः हम प्राय यही यूज कर लेते हैं हर जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है उत्क्रमणी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया।
तो वह रासायनिक, इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए जैसे 4 पहिया वाहन याद रख लीजिए। 4 पहिया वाहन में बैक गियर होता है ना, बैक गियर पीछे भी जा सकती है आगे भी जा सकती है। तो यह ऐसी अपक्रिया है जो आगे भी चलेगी पीछे भी चलेगी, यानी अभिकारक से उत्पाद भी प्राप्त हो जाएगा और उत्पाद से अभिकारक भी। तो यहाँ पे क्या होगा, परिभाषा आप खुद बनाएंगे, हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ अभिकारक से हमें क्या मिल जाएगा, उत्पाद, और पुनः उत्पाद से हमें क्या मिल जाएगा, अभिकारक मिल जाएगा। तो अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक जब मिल जाए तो उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो कैसे परिभाषा बनाएंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद मिल जाता है और पुनः उत्पाद से क्या मिल जाता है, अभिकारक, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे किसी बंद पात्र में, बंद बर्तन में या पात्र में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए, ठीक है, तो CaO प्राप्त होता है और CO2 प्राप्त होता है। अब बताइए अगर बंद बर्तन है तो गैसवा CO2 जो थी वह यहीं में रह जाएगी, बर्तन में ही रह जाएगी, और ज्यों ही यह तापमान हटेगा और ठंडा होने लगेगा त्यों ही कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिलकर फिर से क्या बना लेगी, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा, उत्क्रमणी का, यानी कि इसको हटाते ही बंद बर्तन में अगर यह प्रक्रिया कर रहे हैं तो अगर ज्यों ही गर्म करना बंद करेंगे ठंडा होना शुरू होगा त्यों ही जो अभिकारक से उत्पाद बना था वह उत्पाद आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, अभिकारक। तो इस प्रकार यह कैसी अपक्रिया हो गई आपकी, उत्क्रमणीय अपक्रिया। परिभाषा एक बार और, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पादक से अभिकारक पुनः प्राप्त कर लिए जाते हैं उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे 4 पहिया वाहन आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है, ठीक है। तो आइए इसका अगला भाग कौन सा है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अभिकारक से तो उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त हो जाता है, अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त हो जाता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त होता है। तो समझिए, देखिए वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से तो उत्पाद प्राप्त हो जाता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त होता उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे अब जो बंद बर्तन में क्रिया किए थे वही किसमें कर दीजिए, खुले बर्तन में, ठीक, खुले बर्तन में। और खुले बर्तन में करेंगे तो क्या, CaCO3, और यहाँ पे जब गर्म करेंगे खुले बर्तन में तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 जो निकली वह उड़ गई। अब इसको गर्म करना बंद करेंगे तो आपके पास क्या रह जाए, केवल कैल्शियम ऑक्साइड, यह तो गायब हो गया, पुनः यह प्राप्त नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ, अभिकारक से उत्पाद तो बना लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बना, इसलिए यह कैसी अपक्रिया है, अनुत्क्रमणीय। और चिन्ह इसका ऐसे ही दिखाएंगे एरो लगा के केवल। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, 2 पहिया वाहन, यानी कि आप बाइक याद रखिए, बाइक, ठीक, बाइक में बैक गियर नहीं होता है और जो होता है आपका 4 व्हीलर उसमें बैक गियर होता है। तो 4 व्हीलर दोनों तरफ चलती है, यानी 4 गियर जो 4 व्हीलर है वह क्या है, उत्क्रमणीय है, और जो आपकी बाइक है वह क्या है, अनुत्क्रमणीय है। चलिए देखते हैं आगे 9वां, इसको एक बार देख लीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़े। तो आगे है प्रकाशिक अपक्रिया, 9वां। प्रकाशिक अपक्रिया, लाइट रिएक्शन या फोटो रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहां पे देखिए, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका है एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया,
प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। इसका एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया को अलग से भी पूछ सकता है कभी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी देख लीजिए। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे क्या क्या लेके, CO2 व जल लेके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। उसे प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए तो प्रकाशिक अपक्रिया क्या है या प्रकाश रासायनिक अपक्रिया क्या है। वह रासायनिक अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अलग से भी पूछ सकता है, तो इसकी परिभाषा हमने लिख दिया है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे CO2 और H2O लेकर अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला बनेगा वह क्या बनेगा, CO2 लेगा और जल लेगा और यहाँ पे क्या उपस्थित होगा, सूर्य का प्रकाश और क्या, क्लोरोफिल। और यह जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, इनका भोजन C6H12O6 और प्लस क्या बनेगा, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, हमें जो आवश्यक है वह O2। ठीक, इसे संतुलित कभी कभी करने के लिए पूछ देता है, ऐसी अपक्रिया दे देगा संतुलित करने के लिए, तो क्या करना, कुछ नहीं, याद कर लेना है, जहाँ 6 नहीं है वहाँ 6 लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए 6 दिख रहा है इसमें, बाकी पार्ट में नहीं दिख रहा है, तो वहाँ 6 लगा दीजिए, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 लग गया, यहाँ 6 लग गया, यहाँ 6 लग गया, आप गिन सकते हैं, सभी टोटल बराबर है। ठीक है, अब आपके पास है उपचयन, अपचयन अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक, यह वाली जो अपक्रियाएं हैं इसके बारे में हम एक नए वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसको अलग से समझना अति आवश्यक है, क्योंकि अपचयन उपचयन के साथ साथ हमको समझना होगा अपचायक क्या होते हैं, उपचायक क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब उपचयन पर यानी ऑक्सीडेशन पर आधारित कुछ दैनिक जीवन में प्रभाव जो होते हैं उनको भी पढ़ना है, जैसे कि यह संक्षारण है, जैसे विकृत गंधिता है, इनको रोकने के उपाय क्या होते हैं, यह सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।